हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्राज ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन। आज के डिस्कशन में ST08 स्टेट ST है, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारा एवरेज के लॉजिक पर। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। द एवरेज ऑफ 39 स्टूडेंट्स एंड द प्रिंसिपल इज 18 ईयर्स। 39 छात्रों और प्रिंसिपल की औसत आयु 18 वर्ष है। तो पहली बात तो हम ये समझ लें, यहां पर कुल आंकड़े कितने भाई, 39 छात्र और एक प्रिंसिपल सर, मतलब कि 40 आंकड़े हैं जिनका औसत 18 वर्ष है। पहली बात, जब प्रिंसिपल की उम्र को बाहर रखा जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। प्रिंसिपल सर खुद में एक व्यक्ति है, उनको आप बाहर करेंगे तो 39 और एक 40 में से 39 लोग बचेंगे और औसत 18 से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल सर की उम्र हमें बतानी है कितना होगा। तो क्या करें, 40 आंकड़ों के योग में से 39 आंकड़ों का योग माइनस कर दें। जब एक का अंतर आएगा तो हमें पता चल जाएगा प्रिंसिपल सर की उम्र कितनी है। तो क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले हम निकालें कि भाई 40 मतलब 39 छात्रों और प्रिंसिपल यानी 40 लोगों की औसत आयु कितनी है। एवरेज एज ऑफ 40%, 40 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, औसत का और आंकड़ों की गुणा कर दें, ये आ जाएगा जो भी आएगा उत्तर। अब हमने प्रिंसिपल सर एक व्यक्ति कम कर दिया, यानी कि अब छात्र हो गए 39। एवरेज एज ऑफ 39%, 39 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, तो हम बोलेंगे 39 को 17 से गुणा करें। 17 क्यों, क्योंकि औसत एक कम हो जाता है। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो एक व्यक्ति की आयु को दर्शाएगा। तो क्या करें, 40 आयु व्यक्तियों की आयु के योग से 39 व्यक्तियों की आयु का योग माइनस कर दिया जाए, हमें अंतर मिल जाएगा। एज ऑफ प्रिंसिपल, क्या होगा, 40 गुणा 18 माइनस 39 गुणा 17। चाहे तो हम सीधे इनकी गुणा कर लें या फिर क्या करें, थोड़ा सा कॉमन लेकर अंतर कर लें। जैसे हम देखते हैं कि इस पूरी समीकरण में 3 कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन कर लें। कॉमन लेने का मतलब क्या है, कॉमन लेने का मतलब अंदर भाग करना। तो यदि अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो 40 गुणा 6 बचेगा, 39 को 3 से भाग करो, 13 3 39 गुणा 17, 40 6 240 और 17 की 13 से गुणा 221, 17 13 221, 17 एकम 17 5 तो 17 एकम 17 5 बाई 221। तो 240 ये है, 221 ये है, 240 और 21 में बनेगा बच्चों 19 का अंतर। तो 19 तिया कितना हो जाएगा, 57 वर्ष, और ऑप्शन संख्या ए हमारा उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब क्या लिखा है, 4 वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 7/25 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताएं। मूलधन का 7/25 अर्थात जितना भी आपका मूलधन है उसका 7/25 यदि हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ब्याज। तो मूलधन को आप कोई भी संख्या मान सकते हैं। थोड़ा सा आसान करने के लिए आप मूलधन को, प्रिंसिपल को 25 मान लो, तो भाई इसका साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन का 7/25। और ये सारी बातें लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है, ये सारी बातें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए कि 25 मान लिया, 7/25 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 आपका ब्याज है, 25 आपका मूलधन है और वर्ष हमारे पास 4 हैं। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये तो बहुत आसान रहा, 25 चौक 100 कट गया, तो आर आ जाएगा यहां से हमारा उत्तर 7%, ऑप्शन संख्या बी हमारा उत्तर। अगला सवाल, एक नाव धारा के विपरीत दूरी तय करने में धारा के पक्ष में समान दूरी तय करने में 2 गुना समय लगता है। तो नाव की गति शांत पानी में और धारा का अनुपात क्या होगा। जब कभी भी कोई भी नाव धारा की दिशा में जाती है तो क्या होता है, तो हम चाल को जोड़ते हैं। किसकी चाल को जोड़ते हैं, नाव की चाल में धारा की चाल को जोड़ा जाएगा। और जब कभी भी कोई नाव धारा के विपरीत चलेगी तो क्या होगा, तो नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस किया जाता है।
मान लिया नाव को हम बोट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसकी चाल b हो गई। पानी वाटर सब जानते हैं, तो उसको हमने w मान लिया। तो जब धारा की दिशा में गए तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, बोट प्लस वाटर। और धारा के विपरीत क्या होगा, बोट माइनस वाटर। नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाया क्योंकि ये धारा के विपरीत चाल है। नाव की चाल में धारा को चाल को जोड़ा क्योंकि ये धारा की दिशा में चाल है। अब क्या लिखा है, 2 गुना समय लगता है जब धारा के विपरीत जाते हैं, मतलब कि इस वाले का 2 गुना यहां पर। तो क्या होगा, बोट और वाटर का जो अनुपात बनेगा 2b माइनस 2w। इन b को उधर ले आओ, माइनस का b बराबर, ये w को उधर ले जाओ, माइनस का 3w। तो b और w यानी कि बोट और वाटर कितना आ जाएगा, 3/1। तो बोट और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। और इस आधार पर देखो, बोट यानी कि नाव और धारा यानी कि पानी, 3:1 बन जाएगा उत्तर। अगला सवाल, रमन और धवन ने एक व्यवसाय में 5:5:2 के अनुपात में निवेश किया। यदि कुल लाभ का 9% दान कर दिया और यदि धवन का हिस्सा 405.6 रुपए है, तो अर्जित कुल लाभ बताना है। कुल लाभ क्या होगा। अब एक बात का ध्यान रखिए भाई, कुल लाभ जो भी होगा स्वयं 100% 100% के बराबर होगा। उसका आंकिक मान कुछ भी हो, लेकिन प्रतिशतता में मान उसको हम लोग 100% लेंगे। तो क्या करें, हमें पता है भाई, जो भी व्यवसाय में रुपए लगाए जाते हैं वो समय के आधार पर उसी अनुपात में टूट जाते हैं। जैसे कि लाभ जो है समय और निवेश का गुणा है। तो रमन और धवन की बात हो रही है, R फॉर रमन, D फॉर धवन। भाई 5:2 ये इनके निवेश का अनुपात है। ठीक, अब कुल लाभ क्या होगा भाई, वर्ष को हम समान ले लेते हैं। जैसे यहां पर वर्ष नहीं दे रखे तो हम मान लेते हैं समान वर्ष की बात है, या कहो 1 वर्ष की बात है। तो 5:2 ही इनके लाभ का अनुपात होगा, जिसमें धवन का हिस्सा कितना है, 405.6। तो हम कह सकते हैं कि 2 का मान 405.6 है। तो 5 और 2 इन दोनों का कुल लाभ कितना हो गया बच्चों, 7। तो 1 का मान 405.6/2। हमें चाहिए कुल लाभ यानी कि 7 का मान। अभी भी कुल लाभ नहीं आ रहा, कुल लाभ आएगा, अभी आएगा। कैसे आएगा पता चलेगा, 405.6/2 गुणा 7। ये जो होगा रमन और धवन का कुल लाभ होगा। लेकिन कब, जब उन्होंने 9% दान कर दिया, मतलब अभी ये 9% कम है। हम जानते हैं कि कुल लाभ तो 100% होता है, और अगर उसमें 9% कम है, इसका मतलब ये जो है ये 91% का मान है। तो हम बोलेंगे कि भाई ये तो 91% का मान है। 405 गुणा 6 गुणा 7/2। अगर हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए, कुल लाभ, तो कुल लाभ बच्चों होता है 100%, 100%। तो मतलब 91% हमारे पास है और 100% का मान हम लोग निकाल लेंगे। क्या आएगा देखा जाएगा भाई, 100% का मान क्या बनेगा, 405.6 गुणा 7/2 गुणा 91 और 100% से गुणा। अब देखो भाई, 1 दशमलव हटा दें, 1 जीरो काट देंगे इसको, 2 से काट दें इसको 5 बार, 7 से काटेंगे 13 बार, 13 × 3 = 39 होता है, 13 कम 13 3 दूनी 26, 312 गुणा 5। भाई 300 की 5 से गुणा कर दो 15, 1500, और 12 की 5 से गुणा कर दो 60, और दोनों को जोड़ देंगे तो रुपए 1560 कुल लाभ आ जाएगा। ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न, अब रेणु ने क्या किया, 7 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 7 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय की। उसने 12 घंटे के अंत में, जब मतलब 7 घंटा यहां 5 यहां, कुल 12 घंटे हो गए, कुल यात्रा का 4/5 भाग तय किया। कुल यात्रा का 4/5 भाग। तो पूछा क्या है, शेष दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। तो भाई औसत चाल क्या होता है,
कुल दूरी बटा कुल समय। मतलब कि शेष दूरी अगर हमें मिल जाए, समय हमारे पास प्रश्न में दे रखा है 5 घंटे, तो शेष दूरी को यदि 5 घंटे से भाग कर दिया जाएगा तो हमें चाल मिल जाएगी। तो पहले तो हम ये निकालें पहले उसके पास चाल कितनी थी और उसके आधार पर उसने कितनी दूरी तय की। तो देखो भाई 7 घंटे में 40 किलोमीटर, यहां पर मैं D1 लिख देता हूं, पहली वाली दूरी। दूरी होती है बच्चों चाल गुणा समय, तो D1 कितना हो जाएगा 280 किलोमीटर। तो D2 कितना होगा, इस बात को थोड़ा डायरेक्ट कर लें, हमें समझ में तो आ ही गया है कि चाल गुणा समय करना है। तो क्या होगा, चाल 60 समय 5, 60 पंजे 300, तो ये हो जाएगी आपकी 300 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ दें, 3 और 2 580 किलोमीटर जो है कुल दूरी हो गई। अब प्रश्न ये बोलता है, प्रश्न ने कहा कि ये जो दूरी तय की गई है ये कुल यात्रा का 4/5 भाग है। मतलब कि अगर टोटल डिस्टेंस कुल दूरी को मैं D बोलता हूं तो उसका यदि 4/5 किया जाए तो हमें 580 मिलेगा। तो D दूरी कितनी हो जाएगी, 580 गुणा 5/4, 4 से भाग करें 13 चौक 52, 52 और बचा 2, 4 पंजे 20। ठीक, ये हो गया। तो 4 से भाग करेंगे 13 चौक 52, 4 पंजे 20, तो दूरी आ जाएगी हमारे पास, कितना बनेगा 5 पंजे 25 हासिल, 17 7 हासिल और 5 15, 5 पंजे 25, 25 में 2 जोड़ेंगे 5 15 17, 17 का 7 हासिल 1 और 5 एकम 5 और 1 6, 675 किलोमीटर। ये दूरी हमारे पास कुल दूरी आ गई, जिसमें से 580 तय कर लिया गया है, जिसमें से 580 तय कर लिया गया है। तो शेष दूरी रिमेनिंग कितना होगा, शेष दूरी कितनी होगी भाई, कुल दूरी हमारे पास कितनी आ रही थी 675, 675 और 580 को माइनस कर दिया जाए तो 80 में 20 जोड़ेंगे 600 और 75 और 20, 75 और 20 यानी कि 95। एक मिनट, जरा कुछ मामला यहाँ पर गड़बड़ है क्या, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। $580 किलोमीटर दोनों दूरियों का सम था। अब प्रश्न ने ये बोला, प्रश्न में ये कहा गया कि उसने 12 घंटे में कुल दूरी का 4/5 भाग तय किया। तो 12 घंटे की दूरी कितनी थी, 12 घंटे की दूरी थी 280 और 300, 3 2 5, 580, और ये कुल दूरी का 4/5 है। तो कुल दूरी को हमने D मान लिया, अगर उसका 4/5 किया जाए तो वो कितना हो जाएगा 580 किलोमीटर के बराबर। तो दूरी कितनी हो जाएगी 580 की 5 से गुणा बटे 4। अच्छा, यहां पर दिक्कत थी, तो क्या होगा भाई, 4 एकम 4, 2 1 बचेगा हमारे पास, तो 4 चौक 16, 16 बचा और 4 पंजे 20, यानी कि 145 गुणा 5। तो 145 गुणा 5 कितना होगा, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 20 2 22 का 2 हासिल 2, 725 किलोमीटर ये आएगा। तो शेष दूरी कितनी बची, रिमेनिंग, रिमेनिंग डिस्टेंस, शेष दूरी, शेष दूरी हो जाएगी 725 में से 580 को घटा दिया जाए, तो 580 20 जोड़े 600, तो 125 और 20 यानी कि 145 किलोमीटर। और ये 145 किलोमीटर की दूरी हमें 5 घंटे में तय करनी है, तो फिर एवरेज स्पीड औसत चाल कितनी होगी, 145 को 5 से भाग कर देंगे, हम जानते हैं 29 पंजे होता है, तो 29 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे यहां से उत्तर बन जाएगा, और इस आधार पे हमारा ऑप्शन संख्या डी उत्तर है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अजय और विजय की आयु का अनुपात 9:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:9 होगा। उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताना है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अजय की वर्तमान और 8 वर्ष बाद की आयु के अनुपात का अंतर, सेम उसी तरह विजय की वर्तमान
और उसकी 8 वर्ष बाद की आयु का अंतर बराबर है कि नहीं है। तो ओरली करके देखें तो कैसा होगा, 9 में से 13 4 का अंतर, 5 में से 9 4 का अंतर, दोनों अनुपात में 4 का अंतर है और कुल वर्षों का अंतर है 8। तो हम बोलेंगे 4 बराबर 8 वर्ष। 4 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बच्चों 2 वर्ष के बराबर। भाई उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितना है, हमें तो शायद ये करने की आवश्यकता भी नहीं थी। दोनों की वर्तमान आयु में 4 का ही अंतर आ रहा है। तो 4 का यदि अंतर आ रहा है तो हमें इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी बात हमने कर ली कि भाई 9 और 13 में 4 का अंतर, 5 और 9 में 4 का अंतर, 4 का अंतर 8 वर्ष के बराबर, 9 और 5 में 4 का अंतर है तो देखते उत्तर लग जाएगा 8 वर्ष, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, 15% की छूट के बाद एक शर्ट का मूल्य 119 रुपए है, छूट के पहले शर्ट का अंकित मूल्य क्या होगा। भाई हम जानते हैं किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य जो होता है वो स्वयं में 100% 100% के बराबर होता है। यदि आपने 15% की छूट दे दी, डिस्काउंट, तो उसका मतलब क्या होता है पैसे कम होते जा रहे हैं। तो 100% में 15% आपने छूट दे दिया तो बचा कितना होगा 85%। तो हम सीधे नहीं बोल सकते कि ये तो 85% का मान है, 85% का मान है रुपए 119। किसी भी शर्ट का किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य स्वयं 100% के इक्वल होगा। तो बच्चों अंकित मूल्य निकालने के लिए इसका 100% निकाल लिया जाए, 119 को 85 से भाग करके 100 से गुणा कर दें। 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 5 से काटेंगे 20 बार और 20 सत्ते हो जाएगा 140 रुपए। और इस आधार पर ऑप्शन संख्या बी हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न, 2 ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे के पास आती हैं, मतलब एक इधर से और एक इधर से। पहली ट्रेन की गति हमने ले ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आपकी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 342 क्या लिखा है, दो स्थानों से 342 किलोमीटर पे वे कब मिलेंगे, मतलब दो स्थान के बीच में 342 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। तो जब दो ट्रेन सामने सामने से आती हैं तो वो सापेक्ष चाल से एक दूसरे को कवर करती हैं, और सापेक्ष चाल सामने सामने से विपरीत दिशाओं में हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो समय होता है दूरी बटे चाल, 342 बटे दोनों की दूरी का योग, 30 20 50 57, 57 से 342 को काटा जाए तो लास्ट में 2 आना चाहिए, 6 ले लो, 6 घंटे। 6 घंटे बाद ऐसा होगा, ऑप्शन संख्या डी हमारा उत्तर है। अगला, एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। भाई एक चीज ध्यान रखें, इंटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोण और एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण, जब हम इंटीरियर एंगल अंतःकोण और बाह्य कोण को जोड़ेंगे, जोड़ का निशान लगा दें, तो बच्चों ये होता है 180 डिग्री। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है किसी भी जो है पॉलीगन में यानी कि बहुभुज में। 180, तो बच्चों 7 और 2 कितना हो गया 7:2, ये तो हो गया 9, तो 9 बराबर बना 180 डिग्री, तो एक का मान 20 डिग्री। यहां से हम बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल निकाल लें, तो बाह्य कोण हो जाएगा आपका 2 गुणा 20 अर्थात 40 डिग्री। हमें बताना है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखें, एक्सटीरियर एंगल जो होता है बाह्य कोण, वो क्या होता है 360 डिग्री बटे n। 360 डिग्री बटे n क्या होता है, ये होता है हमारा बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल, 360 डिग्री बटे n। तो क्या करें, अगर आपको n निकालना है तो क्या होगा, अगर आपको n निकालना है
तो 360 डिग्री को बाह्य कोण से भाग कर दो, तो उत्तर आ जाएगा 9 और ऑप्शन संख्या सी हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 10, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स P and Q आर दिस एंड दिस। If P plus Q equal to 72, so find the value of 1 upon P plus 1 upon Q। P और Q दो संख्याएं हैं जिनका लासा और मासा हमारे पास है और उनका योग हमारे पास है, तो 1/P और 1/PQ का मान क्या होगा? अगर मैं इनका लासा ले लूं, ठीक, अगर लासा ले लिया जाए तो क्या बनेगा? PQ, एक तरफ Q और एक तरफ P, तो ये क्या बन जाएगा आपका? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं P प्लस Q बटे PQ, ये हो जाएगा P प्लस Q बटे PQ। ठीक, तो क्या होगा भाई? P प्लस Q का मान कितना हमारे पास है? 72। आप PQ का मान निकालो भाई, दोनों की गुणा कर दो, लासा और मासा की। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? लासा गुणा मासा। लगा देते हैं मान इसका, P प्लस Q 72, तो ये 6 गुणा 210, 6 से काटेंगे 12 बार, 6 दूनी 12, 35 छिंग 210 होता है, तो उत्तर आ जाएगा आपका 2/35 और ऑप्शन संख्या डी हमारा सही उत्तर इसका बन जाएगा। तो ये हमारे 1 से लेकर 10 तक प्रश्न थे एसटी संख्या स्टेट में 8 के उत्तर, जिनको हमने हल किया। इसी तरह प्रश्नों को प्रयास करते रहें और बढ़िया से बढ़िया एग्जाम में नंबर लेकर आए। थैंक यू एवरीवन।